मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डबल मर्डर का आरोपी शमशाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से मुठभेड़ के बाद शमशाद को गिरफ्तार किया गया। परतापुर पुलिस की वहां मुठभेड़ हुई थी। ब्रह्मपुरी क्षेत्र के नूर नगर की पुलिया पर यह मुठभेड़ हुई थी। लव जिहाद का भी शमशाद पर आरोप है। डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के साथ ही मां बेटी की हत्या कर घर में ही दफना दिया था शव। आरोपी से बाइक, पिस्टल और कारतूस मिले हैं। आरोपी पर 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित कर दिया था और अब मुठभेड़ में पुलिस ने शमशाद को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परतापुर पुलिस ने मुठभेड़ में शमशाद को अरेस्ट कर लिया है। शमशाद के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था। शमशाद पर आरोप है कि उसने लिव इन में रहने वाली महिला और उसकी बेटी का कत्ल कर अपने ही घर में उसके शव को दफना दिया था। ये शमशाद है, देखिए, जो अपने चेहरे को इस तरह छिपाने की कोशिश कर रहा है, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लव जिहाद का भी इस शमशाद पर आरोप है। इस पर 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। इससे बाइक, पिस्टल और कारतूस मिले हैं। तो इस पर आरोप है कि इसने अपना नाम और धर्म छुपाकर जो मृतक महिला थी उसके साथ दोस्ती बनाई और फिर उसके साथ लिव इन में रहना शुरू किया, और जब वो धर्मांतरण करने को राजी नहीं हुई तो उसका कत्ल कर दिया, उसकी बेटी का भी कत्ल कर दिया। डबल मर्डर के आरोपी शमशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद शमशाद को गिरफ्तार किया गया। इस पर 25,000 रुपए का इनाम था और शमशाद से बाइक, पिस्टल और कारतूस भी मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, शमशाद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। ये वही शमशाद है जो अब अपना चेहरा छिपाने की यहां कोशिश कर रहा है। और मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उमेश, आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया शमशाद। जी हाँ, निश्चित तौर पर अपर्णा, मेरठ में डबल मर्डर का मुख्य आरोपी, लव जिहाद का आरोपी शमशाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। ये घायल भी हुआ है। इसका इलाज मेरठ के जिला अस्पताल में चल रहा है और निश्चित तौर पर कल से सनसनी फैली हुई थी। इसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था, दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया था और कल से ही पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और आखिरकार आज ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नूर नगर के मोड़ पर पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद 25,000 का ये इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। परतापुर के भूड़ बराल का ये पूरा मामला था और इसने महिला और उसकी बेटी की नृशंस हत्या की थी और लाश को अपने ही घर में दबा दिया था। उसके ऊपर फर्श बना दी थी और ऊपर सोफा भी रख दिया था। लाश को गलाने के लिए इसने दफनाने से पहले उसमें नमक भी डाला था। तो सोचिए कितना शातिर ये हत्यारा था और पुलिस की लगातार तलाश थी। अब पुलिस की तलाश है कि शमशाद की जो पत्नी है, क्योंकि वो भी आरोपी है, वो भी वांछित है, साजिश रचने की आरोपी है। उसके बाद भागा, वो दिखाता है कि किस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का यह है। निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि क्या इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। खरखौदा थाने में भी इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है, ऐसी जानकारी मिल रही है और लगातार पुलिस इस बात को खंगाल रही है कि क्या ये हिस्ट्री शीटर तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इसने नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है उससे पुलिस लगातार इस पर जो इसके और साथी हैं, जो इसकी पत्नी है, जो इसका साला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर इसने महिला और उसकी बेटी की नृशंस हत्या की थी और लव जिहाद का भी आरोपी है। इसके ऊपर यह भी आरोप है कि इसने अपने धर्म को छुपाया। सबसे पहले इसने सोशल मीडिया पर इस महिला से दोस्ती की और महिला से दोस्ती करने के बाद उसे प्यार के जाल में फंसाया, उसे शादी का झांसा दिया और उस पर धर्म बदलने का लगातार दबाव बना रहा था। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता लगातार कल यहां पर पहुंचे थे, परतापुर के भूड़ बराल पहुंचे थे और यहां पर यह मांग की थी कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया गया है, इस पर NSA तक की कार्रवाई की जाए। यह भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया, जिस शातिराना अंदाज से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई थी। क्योंकि लगातार पहले लव जिहाद का आरोपी पहले प्रेम के जाल में फंसाना,
फिर शादी का झांसा देना, 4 साल तक साथ रहना। 1.5 वर्ष पूर्व जब इसका राज खुलने लगा तब उसके बाद इसने दबाव बनाना शुरू किया महिला पर कि वो अपना धर्म बदल ले, लेकिन महिला नहीं मानी और नहीं मानी तो इस खौफनाक वारदात को इस शख्स ने अंजाम दिया। इसकी पत्नी ने इसका साथ हटा दिया। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो डबल मर्डर वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी शमशाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये देखिए किस तरह से अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहा है ये शातिर बदमाश, जिसने महिला और उसकी बेटी का कत्ल कर अपने घर की जमीन में ही दफना दिया और उसके ऊपर फर्श बना दिया। यहां तक कि शवों को गलाने के लिए उसने उस पर नमक भी छिड़क दिया था। आरोपी से बाइक, पिस्टल और कारतूस मिले हैं और अब यह आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। वहीं नोएडा के दादरी के जूथर्ड एरिया में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर आते एक शख्स को देख पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुका नहीं और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसको पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम देवेंद्र है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। तस्वीरों में देखिए, देवेंद्र के पैर में गोली भी लगी है और पुलिस ने देवेंद्र को पकड़ लिया, जिस पर 6 मुकदमे चल रहे थे। दादरी थाना अंतर्गत गोल चक्कर के पास दादरी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक बदमाश रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। फायर करने के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसके पैर में लगी है, जिसे चिकित्सालय भेजा गया है। ये बीटा 2 थाने से गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त है, जिस पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। इस पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमा है। वहीं ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब 2 बाइक सवार को रोकने की कोशिश की तो वो एनटीपीसी रोड पर भाग गए। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों ही बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 2 तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस करी, उन्होंने मोटरसाइकिल दौड़ाई और पुलिस पे फायर किया। जवाबी फायरिंग में इनको गोली लगी है 2 लोगों के पैर में, और जब इनकी पहचान की गई तो एक अभियुक्त रोहित और दूसरा दीपक, ये इनकी पहचान हुई। 17 जुलाई को यहाँ पे एक मर्डर हुआ था बादलपुर से थाना क्षेत्र में, जिसका नाम था बॉबी, और ये इनके द्वारा किया गया था। ये वांछित चल रहे थे यहाँ से। हापुड़ में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। बाइक, तमंचा और कारतूस बदमाश से मिला है। तो हापुड़ में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश को पकड़ लिया गया है। बदमाश को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो लगातार मिशन ऑपरेशन क्लीन जारी है। एक के बाद एक मुठभेड़ में बदमाश पकड़े जा रहे हैं, इनामी ये पकड़े जा रहे हैं। और यही चेकिंग के दौरान बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। वहीं देश में कोरोना के केस 12 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में सबसे ज्यादा 45,720 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1129 लोगों की मौत भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो देश भर में कोरोना के मामले 12 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 45,720 नए मामले सामने आए हैं और 1,129 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश भर का ये कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। 12 लाख का आंकड़ा भारत के अंदर कोरोना केसेस का पार कर चुका है और 1,129 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। और 24 घंटे में अगर मामलों की बात की जाए तो 45,720 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 के बीते 24 घंटे में यहां पर 9 की मौत हुई है। 192 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 1,514 है और 24 घंटे में 9 की मौत हो चुकी है। लगातार कानपुर में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। तो 192 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या हो गई है 1514, जबकि
बीते 24 घंटे में 9 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। गाजियाबाद में कोरोना के 80 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में कोरोना के 1299 एक्टिव मरीज हैं। गाजियाबाद में कोरोना से अब तक 4206 केसेस सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद में कोरोना से अब तक 61 लोगों की मौत हुई है, तो 1299 मरीज अभी भी एक्टिव हैं। 80 नए मामले गाजियाबाद में सामने आए हैं। मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो वहां 35 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब हो गई है 1080। अब तक 45 मरीजों की मौत कोरोना के चलते मुरादाबाद में हो चुकी है। 710 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 325 कोरोना एक्टिव मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। वहीं गैंगस्टर विकास दुबे का 9 जुलाई का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, जिसमें वो उज्जैन महाकाल मंदिर के ठीक सामने भस्म आरती गेट के सामने ऑटो से उतरकर सीधे उस फूल वाले की दुकान पर जा रहा है, जिसने सबसे पहले विकास दुबे की पहचान की थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विकास बिना किसी डर के, बिना मुंह पर मास्क लगाए, बैग लेकर फूल वाले की दुकान की ओर बढ़ रहा है। साथ ही विकास दुबे की पहचान के मामले नई जानकारी हाथ लगी, जिसमें महाकाल मंदिर प्रशासन की ओर से 6 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए इनाम राशि का दावा किया गया था। पुलिस सूत्रों के माने तो आला अधिकारियों ने 7-8 लोगों पर सहमति दे दी है, जिनके बीच इनाम बटेगा, लेकिन माना जा रहा है कि इनाम राशि सबसे ज्यादा फूल वाले शख्स को ही मिलेगी। ये देखिए, ये विकास दुबे हाथों में बैग और बिना किसी डर के, बिना मास्क लगाए, बिना चेहरा ढके वो सीधा फूल वाले की तरफ बढ़ रहा है। तो फूल बेचने वाले ने ही विकास दुबे की पहचान की थी। ये देखिए, चेहरे पर कोई डर नहीं है, बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो कोई भागा हुआ अपराधी है। लग रहा है कि एक आम श्रद्धालु यहाँ पहुंचा है, हाथों में बैग है, कोई डर नहीं, लंगड़ाता हुआ वो धीरे धीरे फूल वाले की तरफ बढ़ रहा है, बिना किसी डर के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हाथों में बैग है और ये वही सफेद रंग की टी शर्ट जब विकास दुबे को पकड़ा गया था, और यहाँ महाकाल मंदिर के ठीक सामने ऑटो से उतरकर सीधा वो फूल वाले के पास पहुंचता है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए विकास दुबे का, कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक आम श्रद्धालु की तरह पहुंचा है और सीधा फूल वाले की तरफ बढ़ रहा है। कोई डर नहीं है, बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। ना उसने चेहरा ढका हुआ है, ना उसने मास्क लगाया हुआ है, और सीधा वो उसी फूल वाले के पास पहुंचता है जिस फूल वाले ने विकास दुबे को पहचान लिया था। तो ये एक नया वीडियो सामने आया है महाकाल मंदिर के बाहर का, जहां पर विकास दुबे पहले ऑटो से उतरता हुआ दिखाई देता है और फिर सीधा उस फूल वाले की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस फूल वाले ने विकास दुबे को पहचान लिया था। और ये एक और वीडियो सामने आया है। उज्जैन से हमारे सहयोगी आनंद निगम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, जो ये नया वीडियो सामने आया है, इसमें नजर आ रहा है कि विकास दुबे के चेहरे पर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। देखिए, जिस तरह से वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विकास दुबे एक बैग टांगकर बस वो कुछ देर पहले ही ऑटो से उतरा था, और ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये महाकाल मंदिर के उस गेट के सामने का जहां से भस्मारती का द्वार कहा जाता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो विकास दुबे है वो जो फूल की दुकान है उस पर जा रहा है। ये वही फूल वाला है जिसने उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। बताया यही जा रहा है कि जो फूल वाले के पास गया था और उसके बाद ही फूल वाले ने पुलिस को जो है सूचित कर दिया था। तो फिलहाल जो ये वीडियो आया है उसके बाद जो भी कई तरह के इस तरह से वीडियो लगातार सामने देखने को मिल रहे हैं विकास दुबे को लेकर। लेकिन एक बड़ी बात यह कि विकास दुबे को के लिए जो जिस तरह से इनामी राशि की घोषणा यूपी पुलिस ने की थी, उसको लेकर जहां एक लेटर उज्जैन भी पहुंच चुका है। लेकिन इधर मंदिर समिति भी ये दावा कर रही है कि उनके 5 ऐसे कर्मचारी है जिनको ये इनाम की राशि मिलना चाहिए। तो फिलहाल अभी नाम तय नहीं हुए, लेकिन 5 लोगों के नाम की जो है दावा। आनंद, ये भी जानकारी मिल रही है कि सबसे ज्यादा जो इनाम की राशि मिलेगी, जो बटेगी 5-6 लोगों में, वो उसी फूल वाले को मिलेगी।
बिल्कुल, देखिए सबसे प्रमुखता से नाम जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रमुखता से नाम उस स्कूल वाले का ही है जो सबसे पहले जिसने आइडेंटिफाई करके पुलिस को इसको सूचित किया था। लेकिन इसमें और भी दूसरे लोग भी हैं जो जिन लोगों ने उसमें उसको पकड़ने में मदद की थी, जैसे कि महाकाल मंदिर के दो से तीन सुरक्षा गार्ड हैं। इसके अलावा महाकाल मंदिर पुलिस चौकी के तकरीबन 3 से 4 पुलिसकर्मी हैं। तो संभवतः जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संभवतः उन लोगों में भी ये जो है इनामी राशि बढ़ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में विवादित ढांचा तोड़ने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का बयान आज दर्ज किया जाएगा। लखनऊ के सीबीआई विशेष कोर्ट में आज उनका बयान दर्ज किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये स्टेटमेंट ली जाएगी। कोर्ट ने सीबीआई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था का आदेश दिया है। मुरली मनोहर जोशी नई दिल्ली से अपना बयान दर्ज कराएंगे और कल लालकृष्ण आडवाणी के बयान लिए जाएंगे। और ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। ऋषभ, आज डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का बयान लिया जाएगा। जी अपर्णा, देखिए देश का सबसे बड़ा सबसे चर्चित मामला अपने फैसले की ओर पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई विशेष कोर्ट अयोध्या प्रकरण इस मामले की सुनवाई कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है 30 अगस्त तक इस मामले में फैसला आ जाना चाहिए। तो जितने आरोपी हैं उनका सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने का काम चल रहा है। आज उसी के तहत मुरली मनोहर जोशी के सीआरपीसी 313 के बयान दर्ज होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत व्यवस्था की गई है। माना जा रहा है 11 बजे करीब कोर्ट बैठ जाएगी। जो सीबीआई विशेष जज हैं एस के यादव वो आ जाएंगे और नई दिल्ली से मुरली मनोहर जोशी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1000 से ज़्यादा प्रश्न तैयार कर लिए गए हैं कोर्ट की ओर से। उन प्रश्नों के जवाब देने होंगे, उस पर अपना बयान दर्ज कराना होगा मुरली मनोहर जोशी को। फिर उसकी एक पीडीएफ कॉपी जो है वो मुरली मनोहर जोशी को भी अवेलेबल कराई जाएगी और इस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसके बाद कल लालकृष्ण आडवाणी के इसमें बयान दर्ज होने हैं। जैसे ही ये बयान खत्म हो जाते हैं उसके बाद सिर्फ एक बयान बचता है सतीश प्रधान का, जो कोरोना पॉजिटिव बताए गए थे कल। वो शिवसेना से पूर्व सांसद हैं। उनके 28 को बयान दर्ज होंगे। उसके बाद करीब 1 महीना और बचेगा जिसके बाद डिफेंस के जो वकील हैं वो इस पे बहस कर सकते हैं। और मान के चलिए 30 अगस्त जैसा सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय की है, तब तक इस सबसे बड़े मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें यहाँ पर कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के आज स्टेटमेंट लिए जाएंगे। करीब 11 बजे ये बयान दर्ज किया जाएगा। और जिस तरह से ऋषभ जानकारी दे रहे थे कि करीब 1000 जो प्रश्न हैं जो तैयार किए गए हैं, जो सवाल जिनके जवाब मुरली मनोहर जोशी से लिए जाएंगे और कल लालकृष्ण आडवाणी के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में अपने बयान दर्ज किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करवाए जाएंगे और कल लालकृष्ण आडवाणी के बयान दर्ज कराए जाएंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।